ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। एक उत्तम व्यक्ति बोलने से पहले करके दिखाता है और करने के बाद अपने द्वारा किए गए कार्य के अनुसार बोलता है। ये किसने कहा है? कन्फ्यूशियस ने कहा है। कुप्रबंधन की बरसात से जूझते शहर। आजकल आप देखते हैं कि थोड़ी सी बरसात होती है, शहरों में बाढ़ जरूर आ जाती है, तो उसी को लेकर बातें की जा रही हैं। अभी मानसून भी चल रहा है, तो आप देखते हैं कि वर्षा ऋतु को लेकर भारतीय मानस में अप्रतिम लगाव रहा है। यही वह समय है जब किसान आसमान की ओर टकटकी लगाए काले मेघों के घुमड़ने का इंतजार करते हैं। बरसात में देरी हो जाए तो फसलों पर असर पड़ने की संभावना होती है। बारिश की बूंदें पड़ते ही त्रसित धरती भी शीतल होने लगती है और चारों ओर फिर से हरियाली छाने लगती है। भारतीय परंपरा में चौमासे का खास महत्व है। सावन का नाम लेते ही लोकगीत, झूले, लहलहाती फसलों के साथ जीवन का उल्लास आंखों के सामने तैरने लगता है। मगर विडंबना देखिए कि यही बारिश आज शहरों में भय का पर्याय बनती जा रही है। बादल बरसते हैं तो महानगरों से लेकर छोटे शहरों तक सड़कें नदियों में बदल जाती हैं। कहीं वाहन बह जाते हैं, कहीं अस्पतालों में पानी भर जाता है, तो कहीं हवाई हवाई अड्डे ठप पड़ जाते हैं। कई बार तो लोग अपने घरों में कैद होकर रह जाते हैं। यह दृश्य अब अपवाद नहीं, लगभग हर मानसून में यह व्यवस्था दिखाई देती है। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या भारत में सचमुच बारिश अधिक हो रही है या फिर हमारी शहरी व्यवस्था सिकुड़ गई है? उत्तर उत्तर दूसरा अधिक सटीक प्रतीत होता है। प्रकृति ने अपना स्वभाव पूरी तरह नहीं बदला। दरअसल हमने अपने शहरों का चरित्र बदल दिया। जिन तालाबों में पानी रुकना चाहिए था, वहां बहुमंजिला इमारतें खड़ी कर दी गई। जिन नालों से वर्षा का पानी निकलना था, वहां मकान बना दिए गए। जिन आद्य भूमियों को शहर का प्राकृतिक गुर्दा कहा जाता है, उन्हें कंक्रीट से ढक दिया गया। अब पानी अपने पुराने रास्ते खोजता है और तो हम उसे आपदा कह देते हैं। क्या आपदा कह देते हैं? हमारी नगर योजनाओं में बरसों तक एक गंभीर भूल होती रही। शहरों को केवल आबादी बसाने की जगह समझा गया, जबकि पानी के प्रवाह का विज्ञान लगभग भुला दिया गया। सड़कें चौड़ी होती गई, लेकिन नालियां सक्रिय होती चली गई। तालाब और बावड़ियां लुप्त होती चली गई। सीमेंट और डामर में आप देखते हैं धरती की सांसें बंद कर दी। पानी के जमीन में उतरने के रास्ते खत्म होते गए। परिणाम यह हुआ कि कुछ घंटों की बारिश पूरे शहर की गति रोक देती है। यह भी सच है कि जलवायु परिवर्तन ने कई चुनौतियों को और कठिन बना दिया है। अब वर्षा का स्वरूप बदल गया है। पहले जो पानी कई दिनों में गिरता था, अब वह कुछ घंटों में गिर जाता है। ऐसे में 50-60 वर्ष पुराने मानकों पर बनी सीवर व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है। नाले उफनने लगते हैं, सड़कें नदी बनने लगती हैं। ऐसे में व्यवस्था से अपेक्षा करना स्वयं को धोखा देना है। और इसी पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार द्वारा अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन अमृत 2.0 जीरो वर्षा जल संचयन, शहरी बाढ़ प्रबंधन और स्पंज सिटी जैसी अवधारणाओं को आगे बढ़ाना एक सकारात्मक पहल है। यदि इन योजनाओं का ईमानदारी से क्रियान्वयन हुआ तो भारतीय शहरों की तस्वीर बदल सकती है। लेकिन भारत का अनुभव यह भी कहता है कि किसी योजना की सफलता उसकी घोषणा में नहीं, उसके धरातल पर दिखाई देने वाले परिणामों में होती है। स्पंज सिटी शब्द सुनने में आधुनिक लगता है, पर उसकी मूल धारणा भारतीय परंपरा से बहुत दूर नहीं है। हमारे गांव में जोहड़ थे, बावड़ियां थी, तालाब थे, खुले मैदान थे और खेतों की मेड़ें थी। तब बरसात का पानी जमीन में समा जाता था। शहरों ने इन सबको विकास की राह में बाधा मान लिया। अब वही शहर करोड़ों रुपए खर्च करके कृत्रिम जलाशय और रेन गार्डन बनाने की योजना बना रहे हैं। और इसे विडंबना कहें या विकास की अधूरी समस्या केवल तकनीकी नहीं, प्रशासनिक भी है। हर वर्ष मानसून आने से कुछ दिन पहले नालों की सफाई का अभियान शुरू होता है। कैमरों के सामने कचरा निकलता है, प्रेस विज्ञप्तियां जारी होती। कुछ दिन बाद पहली तेज बारिश सारी तैयारियों की पोल खोल देती है। यदि जल निकासी व्यवस्था 12 महीने की जिम्मेदारी न होकर केवल मानसून पूर्व औपचारिकता बनी रहेगी तो स्थिति नहीं बदलेगी। नगर निकायों की जवाबदेही तय किए बिना इस संकट का समाधान संभव नहीं है। किसी शहर में यदि हर वर्ष वही सड़कें डूबती हैं,
वही अंडरपास जलमग्न होते हैं और वही इलाके जलभराव का शिकार होते हैं, तो इसे प्राकृतिक आपदा नहीं कहा जा सकता है, यह प्रशासनिक विफलता है। दुर्भाग्य यह है कि हमारे यहाँ जिम्मेदारी तय करने की संस्कृति अभी भी कमजोर है। बारिश समाप्त होती ही फाइलें भी सूख जाती हैं और अगले मानसून तक जब कुछ भुला दिया जाता है। समाज भी कुछ इस विफलता से पूरी तरह मुक्त नहीं है। नालियों में प्लास्टिक फेंकना, जल निकासी मार्गों पर अतिक्रमण करना, वर्षा जल संचयन की व्यवस्था न बनाना और सार्वजनिक स्थानों को कूड़ा घर में बदल देना भी जल भराव को आमंत्रित करता है। शहरों की देखरेख सरकार कहती है, लेकिन नागरिकों की भी जिम्मेदारी बनती है कि सबका अपना दायित्व है। मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, कोलकाता, गुवाहाटी जैसे शहर बरसों से इस मौसम में बाढ़ की मार झेल रहे हैं। राजस्थान जैसे अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले प्रदेश में भी जयपुर, जोधपुर और कोटा में कुछ घंटों की बारिश के बाद सड़कों का डूब जाना बताता है कि समस्या केवल बारिश की मात्रा नहीं बल्कि शहरी नियोजन की गुणवत्ता है। दूसरी ओर इंदौर, सूरत, कुछ अन्य शहरों ने यह संकेत भी दिया कि यदि इच्छा शक्ति हो तो सुधार असंभव नहीं है। यह कहना जल्दीबाजी होगी कि 2030 तक भारत पूरी तरह जल भराव मुक्त हो जाएगा। इतना बड़ा दावा तभी विश्वसनीय होगा जब शहरों के मास्टर प्लान में प्राकृतिक जल निकासी को प्राथमिकता मिले, अवैध अतिक्रमण हटे, प्रत्येक नए भवन में वर्षा जल संचयन अनिवार्य रूप से लागू हो, नालों का वैज्ञानिक तरीके से पुनर्निर्माण हो, शहरी विकास का हर निर्णय जल विज्ञान को ध्यान में रखकर लिया जाए। केवल योजनाओं का नाम बदलने या नई समय सीमा घोषित करने से शहर नहीं बदलते। दरअसल जल भराव का संकट हमें विकास की एक बड़ी भूल की याद दिलाता है। हमने शहरों को रहने योग्य बनाने के बजाय केवल फैलाने का प्रयास किया। भारत को यदि सचमुच विकसित राष्ट्र बनना है तो उसे अपने शहरों को पानी से लड़ना नहीं, पानी के साथ जीना सिखाना होगा। यह प्रश्न केवल जल भराव का नहीं, शासन की प्राथमिकताओं और विकास की दिशा का भी है। जिस देश ने सदियों पहले तालाबों, बावड़ियों, जोहड़ों और जलमार्गों की ऐसी परंपरा विकसित की थी, वही आज बारिश की कुछ घंटों की मार से पंगु हो जाता है। यह विडंबना किसी प्राकृतिक अभिशाप की नहीं बल्कि नियोजन की भूलों की कहानी है। शहरों को स्मार्ट बनाने की होड़ में उन्हें संवेदनशील बनाना हम भूल गए। विकास तब तक अधूरा रहेगा जब तक वह प्रकृति के साथ संवाद करना नहीं सीखता है। यदि अमृत 2.0, स्पंज सिटी और वर्षा जल संचयन जैसे पहले कागज से निकलकर ईमानदारी से जमीन पर उतरती तो आज आने वाले वर्षों में तस्वीर बदल सकती है। लेकिन यदि अतिक्रमण, लापरवाही, जवाबदेही का अभाव यूं ही बना रहा तो हर मानसून नई घोषणाएं करेगा और हर बरसात पुराने जख्म हरे करेगी। आखिर बारिश कब तक बेगुनाह होकर भी कटघरे में खड़ी रहेगी? और आप देखते हैं कि हर बार इस तरह की वर्षा होती है और आप देखते हैं कि जल भराव का समस्याएं देखने को मिलती हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं और फिर सब कुछ हम भुला देते हैं। फिर अगली बरसात होती है तब फिर हम जागते हैं, शासन पे शासन चर्चा करने लगता है। क्या कहें, लापरवाही कहेंगे, वंचना की परतें। या आप देखते हैं कि मानव सभ्यता के इतिहास पर अगर हम निष्पक्ष दृष्टि डालें तो यह स्पष्ट होता है कि प्राकृतिक आपदाओं, महामारियों या हिंसक वन्यजीवों ने मानवता को उतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना स्वयं मनुष्य ने मनुष्य को पहुंचाया। पशु जगत में हिंसा का आधार प्रयास जैविक है, भूख या आत्मरक्षा, मगर मनुष्य ही एकमात्र ऐसी प्रजाति है जो बिना किसी स्पष्ट उकसावे की विचारधारा, धर्म, जाति या वर्चस्व के नाम पर संगठित हिंसा को अंजाम देती है। घृणा और असहिष्णुता का यह विषाक्त वातावरण एक ऐसी पीढ़ी को जन्म देता है जो विरासत में ही द्वेष की घुट्टी लेकर पैदा होती है। जब हम घृणा, गरीबी और शोषण के अंतर संबंधों पर बात करते हैं तो प्रगतिशील कवि और गीतकार शाहिर लुधियानवी की कालजयी पंक्तियां मानस पटल पर उभर आती हैं। उन्होंने अपनी नजम चकले में उस कड़वे सच को उकेरा था जो आज भी हमारे आधुनिक समाज के चेहरे पर एक तमाचा है। संसार की हर एक बेशर्मी गुर्बत की गोद में पलती है और चकले ही में आकर रुकती है। ये भूख में जो राहें निकलती हैं। और घृणा एक ऐसा शक्तिशाली और विनाशकारी भाव है जिसने मानव इतिहास के पृष्ठों को रक्त और राख से रंगा है। शेक्सपियर ने प्रेम और घृणा को व्यक्तित्व के दो ध्रुव बताया है। वास्तविकता यह है कि घृणा में जलने वाला व्यक्ति अपनी समस्त ऊर्जा उस व्यक्ति या व्यवस्था के प्रति समर्पित कर देता है जिसे वह नापसंद करता है। यह एक ऐसी आत्मघाती प्रक्रिया है जो पाने वाले का कम लेकिन उसे पोषित करने वाले का सर्वस्व नष्ट कर देती है। तथागत बुद्ध ने धम्म पद में इस शाश्वत सत्य को अत्यंत स्पष्टता से रेखांकित किया है। इस संसार में द्वेष कभी भी द्वेष से शांत नहीं होता है, वह केवल अद्वेष, प्रेम और करुणा से ही शांत होता है।
दरअसल आप देखेंगे कि अपराध क्या दरअसल अपराध और सामाजिक पतन का मूल कारण आमतौर पर व्यक्ति का जन्मजात चरित्र नहीं बल्कि व्यवस्था द्वारा थोपी गई दरिद्रता, बेबसी और नियंत्रण अभाव होता है। जब एक समाज अपनी ही संतानों को भूख और हताशा के आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है तो उस समाज में मानवीय मूल्यों का क्षरण होना स्वाभाविक है। शायर का मार्मिक सवाल, जिन्हें नाज है हिंद पर, वो कहाँ है, आज भी उन सत्ताधीशों, नीति निर्माताओं और संभ्रांत वर्ग को झकझोरने के लिए पर्याप्त है, जो विकास की चकाचौंध और बड़े बड़े आंकड़ों में तो चमकते हैं लेकिन हाशिए पर खड़े उस अंतिम व्यक्ति की पीड़ा को देखने से कतराते हैं और जिसके श्रम से यह राष्ट्र खड़ा है। अक्सर हम सामाजिक अपराधों और दंगों को केवल व्यक्तिगत नैतिक पतन या सांप्रदायिक कट्टरता के रूप में देखते हैं, जबकि इसका एक गहरा आर्थिक आधार भी है। शहरों में जिस प्रकार का विभाजन हुआ वह बढ़ती असमानता का जीवंत प्रमाण है। जब एक तरफ समृद्धि के उत्तुंग शिखर हो और दूसरी तरफ सुविधाओं से वंचित मलिन बस्तियां, तो वहां उपजे आक्रोश की पृष्ठभूमि को समझा जाना चाहिए। यह आक्रोश केवल गरीबी का परिणाम नहीं है बल्कि संसाधनों के अनुचित वितरण, अवसर की असमानता और नियंत्रण शोषण का संचित परिणाम है। गरीब वर्ग स्वभाव से कहीं अधिक सहिष्णु और कानून का पालन करने वाला होता है, लेकिन जब उसे यह एहसास होता है कि व्यवस्था भ्रष्टाचार, आक्रामकता और पक्षपात के कारण उसके हकों को कुचला जा रहा है, तो उसके भीतर सापेक्षिक वंचना का भाव जागृत होता है। आज के भारत में एक साथ कई शताब्दियां जी रही हैं, कहीं बैलगाड़ी है तो कहीं लेम्बोर्गिनी। उपभोक्तावादी संस्कृति ने अमीर और गरीब के बीच की गहरी खाई को और अधिक चौड़ा कर दिया। अर्थव्यवस्था में तेजी से बढ़ रही है लेकिन यह विकास वंचित वर्गों के लिए समावेशी नहीं बन पाया। जो लोग विकास की इस दौड़ में पीछे छूट गए उनका धैर्य अब जवाब दे रहा है। वह नीति निर्माताओं के लिए खतरे की घंटी है। यदि हम शहरी विकास के नाम पर केवल उन लोगों की सुविधा सुनिश्चित करेंगे जो आर्थिक रूप से संपन्न है, तो हम उन लाखों करोड़ों लोगों की उपेक्षा कर रहे हैं जिनके श्रम और पसीने पर यह पूरी शहरी सभ्यता और उसके आराम का ढांचा टिका है। आजादी के अमृत काल में भी हम केवल मुफ्त की योजनाओं और लोक लुभावन वादों के सहारे समाज को संतावना दे रहे हैं और सच्चाई यह है कि ये कृत्रिम और तत्कालिक उपचार अब नाकाफी है। राष्ट्र की वास्तविक वृद्धि तब होगी जब युवाओं को उनके परिश्रम का उचित प्रतिफल मिलेगा, तंत्र में संवेदनशीलता होगी और विकास की मुख्य धारा में हर हाथ को काम मिलेगा। यह न केवल सामाजिक न्याय का तकाजा है बल्कि बढ़ते हुए मध्य वर्ग के लिए भी आत्म संरक्षण का प्रश्न है। अगर मध्य वर्ग हाशिए के समाज को साथ लेकर नहीं चलता तो सामाजिक विखंडन और अराजकता का खतरा बना रहेगा। आज हमें ऐसे दूरदर्शी विचारकों नेतृत्व की आवश्यकता है जो एक ऐसे भारत की कल्पना कर सके जो केवल सांख्यिकी में नहीं बल्कि मानवीय गरिमा में उन्नत हो। घृणा का उन्मूलन केवल उपदेशों या कठोर कानूनों से नहीं बल्कि समानता और न्यायपूर्ण वितरण से होगा। जब एक मजदूर का बेटा यह महसूस करेगा कि राष्ट्र उसके सपने का भी उतना ही सम्मान करता है जितना किसी बड़े कॉरपोरेट जगत के नायक का, तभी भारत का विचार पूर्ण होगा। और आप देखिए, समय आ गया है कि हम दलों और दस्तावेजों की राजनीति से ऊपर उठकर एक ऐसे समावेशी भारत का निर्माण करें जहां किसी भी नागरिक को घृणा, भूख या अभाव की गोद में ना पलना पड़े। सच्चा राष्ट्रवाद वही है जो अपने सबसे कमजोर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान ला सके। लेकिन हकीकत आप लोग जानते हैं कि क्या हकीकत है। पीडीएफ जो जनसत्ता का एडिटोरियल वाला पार्ट रहता है ना, उसकी पीडीएफ एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है टेलीग्राम पर, वहां डाल दी जाती है, तो पढ़ना हुआ अगर तो पढ़ सकते हैं। सुरक्षा इसमें कोई दो राय नहीं कि समय के साथ बदलती तकनीक ने सभी क्षेत्रों में अपनी अनिवार्य जगह बनाई और किसी भी प्रौद्योगिकी को अद्यतन तथा उपयोगी बनाए रखने के लिए यह जरूरी भी है। डिजिटल संरचना से लैस करना किसी भी संयंत्र की उपयोगिता को बनाए का सबसे अहम जरिया बना गया है। मगर यह भी तथ्य है कि जैसे जैसे हर स्तर पर डिजिटल दायरे का विस्तार हो रहा है, वैसे वैसे साइबर फर्जीवाड़े से लेकर हमलों तक का संजाल भी फैलता जा रहा है। मामला केवल पैसों की ठगी या धोखाधड़ी तक सीमित नहीं है, बल्कि अलग अलग बड़े महत्व के संस्थानों से लेकर बेहद संवेदनशील इकाइयों में भी जिस तरह साइबर सेंधमारी की घटनाएं सामने आ रही हैं। आजकल साइबर ठगी खूब हो रही है। अब वह समूची दुनिया में एक व्यापक चिंता का कारण बन रही है। हैरानी की बात यह है कि एक और लगभग सभी क्षेत्रों में छोटे से लेकर बड़े काम तक
का डिजिटलीकरण किया जा रहा है और साइबर सुरक्षा के सवाल को सबसे महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। दूसरी ओर आए दिन साइबर हमलों या फर्जीवाड़े की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी की खबरें आ रही हैं। गौरतलब है कि तमिलनाडु के कोडनकुलम स्थित देश की सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा परियोजना से जुड़े हजारों संवेदनशील और गोपनीय प्रकृति के दस्तावेज सार्वजनिक होने की खबर के बाद साइबर सुरक्षा के मामले पर व्यापक चिंता उभरी है। दरअसल वर्ल्ड लीक्स नाम से कुख्यात एक साइबर अपराधी गिरोह ने दावा किया कि उसने संयंत्र से संबंधित 19,000 से ज्यादा संवेदनशील फाइलें डार्क वेब पर जारी कर दी हैं। ज्यादा चिंता की बात यह है कि जारी दस्तावेजों को चोरी हुए डेटा के 8,58,000 फाइल का महज एक हिस्सा बताया गया। जाहिर है कि यह घटना देश की परमाणु ऊर्जा से संबंधित एक महत्वपूर्ण अवसंरचना की साइबर सुरक्षा तंत्र के मजबूत होने के दावों पर एक सवालिया निशान है। इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद गंभीर घटना माना जा रहा है। हालांकि खबरों के मुताबिक चोरी हुए डेटा में परमाणु संयंत्र के मुख्य तंत्र की रूपरेखा शामिल नहीं है, लेकिन जो ब्यौरे उड़ाए गए उनकी वजह से गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। अब भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल और भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम इस मामले की जांच कर रहे हैं, लेकिन यह सवाल उठा है कि जब सबसे संवेदनशील माने जाने वाले संयंत्र की साइबर सुरक्षा में सेंध लगाकर कोई गिरोह इतनी आसानी से डेटा चोरी करके बाकायदा जारी कर दे रहा है, तो किस तरह और किस जगह और हिस्से को सुरक्षित माना जाए। साइबर हमले के लिहाज से भारत फिलहाल दुनिया के सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में से एक है। अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि पिछले वर्ष भारत में 2.89 करोड़ खाते किसी न किसी रूप में साइबर फर्जीवाड़ा की जद में आए। विडंबना यह है कि कई बार संस्थानों को अपने तंत्र में हुए साइबर हमलों के बारे में पता भी नहीं चल पाता है। ऐसे में कुडनकुलन परमाणु ऊर्जा संयंत्र में हुए साइबर हमले की गंभीरता समझी जा सकती है। पिछले कुछ समय से देश की महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं पर साइबर हमलों में जैसी तेजी दर्ज की गई, उससे साफ है कि जिस रफ्तार से हर स्तर पर डिजिटलीकरण हो रहा है, उसे अनुपात में सुरक्षा इंतजामों को जाल तैयार नहीं किया जा रहा है। खासतौर पर साइबर अपराधों में जब से कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई का इस्तेमाल बढ़ा, तब ऐसे हमलों से निपटना भी जटिल हुआ है। बाकी आप लोग बताइए, आजकल थोड़ा सुरक्षित रहिए। मैं नहीं कहता हूं कि आजकल साइबर धोखाधड़ी खूब हो रही है, लूटपाट भी खूब हो रही है। मनमानी के रास्ते, एक तरफ अमेरिका भारत से व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने में जुटा है और दूसरी ओर वह रूस से तेल खरीदने पर 100% आयात शुल्क लगाने की तैयारी कर रहा है। व्यापारिक रिश्तों में विरोधाभास का यह विचित्र उदाहरण है। दरअसल अमेरिका के दोनों प्रमुख दलों के सांसदों के एक समूह ने सीनेट में एक विधेयक पेश किया जिसमें रूस से तेल खरीदने वाले भारत और चीन सहित 5 देशों पर 100% तक आयात शुल्क लगाने का प्रस्ताव है। इस विधेयक के पारित हो जाने पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारी भरकम शुल्क थोपने का अधिकार मिल जाएगा। इस नए परिदृश्य में भारत अमेरिका के बीच चल रही व्यापार वार्ता का क्या भविष्य होगा, यह एक बड़ा सवाल है। फिर समझौते का भी क्या महत्व रह जाएगा। गौरतलब है कि बीते फरवरी में व्यापार समझौते के लिए रूपरेखा तय होने पर रूसी तेल से जुड़े अतिरिक्त 25% शुल्क को हटा दिया गया था। अब नए सिरे से 100% शुल्क लगाने की प्रक्रिया से प्रतीत होता है कि अमेरिका भया दोहन की नीति अपना रहा है। हालांकि संशोधित विधेयक को पहले के मसविदे से नरम बताया जा रहा है। शुरुआती प्रस्ताव में ट्रंप प्रशासन ने संसद में विधेयक पेश कर 500% तक शुल्क लगाने की पेशकश की थी, मगर सवाल है कि कोई देश अगर रूस से तेल खरीदता है तो उस पर अमेरिका को शुल्क लगाने का अधिकार कैसे मिल जाता है। ईरान पर हमले से लेकर शुल्क थोपने तक के मुद्दे पर जिस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप अपने रुख से पलटते रहे हैं, उससे अमेरिका की साख कम हुई है। यह स्पष्ट है कि दूसरे देशों को मनमाने तरीके से संचालित करने और उन पर नाहक दबाव बनाने से अमेरिका की महाशक्ति की छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है और दबाव बनाने और अपने मुताबिक संचालित करने के अलोकतांत्रिक कदमों से अमेरिका ने अपनी छवि धुंधली ही की है। अब नाहक शुल्क लगाने की नीति से भारत के साथ उसके व्यापारिक रिश्तों पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। सवाल है कि अमेरिका की लगातार मनमानी से दुनिया प्रगति के रास्ते पर बढ़ेगी या पीछे चली जाएगी, इसका खुद अमेरिका पर कैसा असर पड़ेगा। और देखिए, मैं कह नहीं रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप की क्या है ना, डोनाल्ड ट्रंप हर समझौता अपनी शर्तों पर चाहते हैं, समझ रहे हैं आप। यही परेशानी है कि आप देखते हैं वो कहते हैं कि रूस से तेल मत खरीदिए, वो कहते हैं आप देखते हैं कि वो अमेरिका से व्यापार कम करिए, उससे किससे, ईरान से व्यापार मत करिए। और आप सोचिए कि वो हर कोई भी समझौता चाहते हैं किसी भी देश से, तो वो अपनी शर्तों पर चाहते हैं, बराना धमकाते डराते रहते हैं। ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखें ये हमारा प्यारा भारत है, ये ईरान है, ये चाइना है, रूस है, ये आप लोगों को संयुक्त राज्य अमेरिका देखने को मिल जाएगा। वॉशिंगटन DC इसकी राजधानी है।
और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के जनसत्ता का जो संपादकीय पाठ है उसकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हुआ करे, सुझाव हुआ करे तो हमें ज़रूर बताया करिएगा। धन्यवाद।